हेलो एवरीवन। आज जैसे कि हम लोग को देखना था, ये थर्ड हेड। अभी तक हम लोगों ने क्या स्टडी किया? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दो हेड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नाउ दिस इज द थर्ड हेड, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। अच्छा, पिछली क्लास में हम लोगों ने ये भी देखा कि कैसे आईटीआर फाइल करते हैं। आईटीआर 4 मैंने आपको दिखाया, जिसमें छोटे बिजनेसमैन का रिटर्न फाइल था, लेकिन मेन उसमें फोकस था हम लोग का किस पे? हाउस प्रॉपर्टी पे, कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हम आईटीआर में कैसे फाइल करते हैं, है ना। और प्लस वहाँ पे कुछ हम लोग ने अदर सोर्स की भी इनकम देखी थी, प्लस कुछ डिडक्शंस भी देखा था। सभी लोगों को ये क्लियर है कि ओल्ड सेक्शन, अगर हम ओल्ड रिजीम में जाते हैं तो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, बट न्यू टैक्स रिजीम में हम डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है। सो नाउ अब हम लोग को पढ़ना है इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। पीजीबीपी मीन्स होता है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब अगर हम लोग बात करें बिजनेस, बिजनेस किसे कहते हैं, तो बिजनेस सब लोग को दिख रहा है सामने। तो अगर इस तरह की जाहिर सी बात है शॉप आपने देखी है, तो बिजनेस में क्या क्या आता है? बिजनेस में आ जाता है ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, एनी एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड और कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग, है ना। तो ये सारे के सारे किस में कवर होने वाले हैं? ये सारे के सारे कवर होने वाले हैं किस में? है ना, बिजनेस में। किस में कवर होने वाले? बिजनेस। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या होता है? प्रोफेशन। क्या है? प्रोफेशन। नाउ प्रोफेशन रिक्वायर्स प्योरली इंटेलेक्चुअल एंड मैनुअल स्किल। तो यहां पे देखो एक शब्द यूज किया है, क्या चीज? दिस वन इज इंटेलेक्चुअल एंड मैनुअल स्किल ऑन विच द बेसिक। इंटेलेक्चुअल मीन्स कोई भी अगर हम लोग बात करें, उसके लिए कुछ तुम्हें नॉलेज, इंटेलिजेंस लेना पड़ता है, उसके लिए नॉलेज इकट्ठा करना पड़ता है। डॉक्टर बनना है तो उसके लिए जाहिर सी बात है वो सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, तब वो इंटेलिजेंस आएगा तुम्हारे अंदर। क्लियर है? तो दैट इज इंटेलेक्चुअल एंड मैनुअल स्किल होती है ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेशल लर्निंग्स। इसके लिए जाहिर सी बात है लर्निंग करनी पड़ती है, पढ़नी पड़ती है, तब उसके बारे में आप जानकारी इकट्ठा करोगे। चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो डॉक्टरी हो, चाहे वो लॉ, अगर हम बात करें लॉयर की बात करें, तो जाहिर सी बात है एलएलबी की डिग्री इकट्ठा करनी पड़ती है। एलएलबी करोगे तब ना लॉयर बनोगे। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन गैदर्स टू थ्रू पास्ट ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर्स, ये सब किस में आते हैं? चार्टर्ड इंजीनियर्स, ये सब किस में आते हैं? ये सब प्रोफेशंस में आते हैं। और ये लोग सिंपल तरीके से बोल दो कि प्रोफेशनल लोग लेते क्या है, इनकी मेन इनकम क्या होती है? फीस। ये लोग क्या चार्ज करते हैं? फीस। तो ये इनकी मेन इनकम होती है। बिजनेस करोगे, बिजनेस में क्या होता है? प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट। नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कंपुटेशन की। मेन तो हमें कंपुटेशन ही सीखना है। क्या सीखना है? कंपुटेशन। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजीबीपी का फुल फॉर्म है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब देखिए यहाँ पे कंपुटेशन ऑफ बिजनेस इनकम। अगर हम बात करें किसकी? बिजनेस इनकम कंप्यूट कैसे की जाती है, तो सबसे पहली चीज बिजनेस इनकम देखने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? सामने वाले बिजनेस की क्या देखनी पड़ेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या देखना होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पे दे रखा है क्या? अब देखो यहाँ पे अगर छोटा सा अगर देख रहे हो तो यहाँ पे सैलरी दे रखा है, सैलरी है, कैरेज है, कमीशन पेड है, ऑफिस रेंट दिया, डिप्रिसिएशन कट गया, बैड डिप्स खर्चे, ये सब दिए ना। और देखो इनकम में जो ग्रॉस प्रॉफिट उठ के आई है कितनी? 15 लाख। कमीशन रिसीव कितना हुआ है? 1,25,000। डिविडेंड आया है तो टोटल 16,33,000। अब इसको लेस किया तो आपकी फाइनली यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो कितनी आ रही है? 9,86,000। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तहत है। तो जो पीएल अकाउंट हम लोग ने बिजनेस अकाउंटिंग में सीखा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें बनाना, वो क्या होता है? एज पर अकाउंटिंग रूल होता है। और अकाउंटिंग रूल अलग है, अकाउंटिंग का लॉ अलग है, इनकम टैक्स का लॉ अलग है। तो जो आपका वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, वो जो नेट प्रॉफिट आती है वो एज पर अकाउंटिंग रूल है। यहाँ पे आपको इनकम टैक्स में फिर से आपको प्रॉफिट निकालनी पड़ेगी। किसके तहत? इनकम टैक्स के तहत। अब इनकम टैक्स में जैसे आप लोगों ने पढ़ा है, ये जो इनकम है, ये इनकम हम लोग पीजीबीपी में नहीं दिखा सकते। ये बिजनेस इनकम में नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि इस इनकम में देखो आपने क्या चीज जोड़ रखा है? डिविडेंड इनकम। और क्या जोड़ रखा है? कमीशन रिसीव, है ना। तो डिविडेंड इनकम आपको पता है अदर सोर्स की इनकम होती है। अगर हम 5 हेड्स ऑफ इनकम की बात करें, इनकम टैक्स की बात करें, तो इनकम टैक्स में ये किस हेड की इनकम हो जाएगी? डिविडेंड रिसीव। अदर सोर्स की, बिजनेस में नहीं जोड़ने वाला। तो बिजनेस से इसे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा आपकी प्रॉफिट से। कमीशन रिसीव अगर कहीं से वाई भी अदर सोर्स की इनकम है,
तो इसको भी वहां से हटाना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं समझे? हटाना मतलब बिजनेस के इनकम से हटाएंगे, लेकिन उसको अदर सोर्स में ले जाके क्या करेंगे, वहां ऐड करेंगे। ठीक है, तो वही चीज, द अबव मेंशन नेट प्रॉफिट हैज बी कंप्यूटेड द फॉलोइंग अकाउंटिंग रूल। यहाँ पे क्या फॉलो किया गया, अकाउंटिंग रूल। नेट प्रॉफिट एज पर टैक्सेशन रूल में बी डिफरेंट। जो टैक्स का जो रूल होता है टैक्सेशन में, टैक्सेशन का रूल थोड़ा अलग होता है। ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, आपको पता है इफ कमीशन इज 20,000 हैज बीन पेड इन बाई कैश, अगर हमने कमीशन जो पेड किया, याद है वो कमीशन दिया था ना, कमीशन अगर पेड किया है किसमें, कैश में, इट विल नॉट बी डिडक्टेड वाइल कैलकुलेटिंग द टैक्सेबल इनकम। अगर कमीशन पेड अगर 20,000 तुमने कैश कर दिया तो ये डिसअलाउड एक्सपेंस हो जाएगा। इसको इनकम टैक्स में आप खर्च की तरह नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है 40A की सबसेक्शन 3, अकाउंटिंग में भी, टैली में भी, इवन तो जब बेसिक चीजें पढ़ते थे तब भी हम लोग इसको डिस्कस करते थे कि 20,000 से ज्यादा का कैश का जो पेमेंट होते, 10,000 ज्यादा जो पेमेंट होते हैं वो कैश में नहीं कर सकते आप। तो 10,000 रुपए से ज्यादा का अगर कोई भी अगर पेमेंट हो रहा है खर्चे का, तो आपको उसे कैसे करना है, ऑनलाइन कर लीजिए, अकाउंट में मतलब क्रॉस चेक से कर दीजिए, बट क्या नहीं कर सकते, कैश पेमेंट नहीं कर सकते। तो आपने 20,000 का अगर कमीशन पेड कर दिया कैश, तो डिसअलाउड हो जाएगी ना सर। यहाँ पे वो खर्चा फिर दिखाया नहीं जाएगा, किसमें नहीं दिखाया जाएगा, इनकम टैक्स में। इसी तरीके से अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, यहाँ देखो डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिया है, कितना दिया है, 7,500। ये जो डेप्रिसिएशन जो हमने अकाउंट जो किया है वो किस रूल के तहत, अकाउंटिंग रूल के तहत। और आपको बता दूं इनकम टैक्स का जो डेप्रिसिएशन का रूल है वो अलग होता है। इनकम टैक्स में फिर से हम लोग पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन। देखो वो जो हमने पढ़ा था, जो नहीं अकाउंटिंग चार्ट हम लोग खोलते थे, पूरे इसमें लिखे रहते थे भाई हम एसएलएम से भी चार्ज कर सकते थे और डब्ल्यूडीवी में भी, और उसका पूरा एक चार्ट खुलता था, उसमें सबकी लाइफ दी होती थी, है ना, दोनों का रेट अलग अलग। वो अकाउंटिंग रूल में कहते हैं कि आप एसएलएम चाहे चार्ज कर लो चाहे डब्ल्यूडीवी चार्ज कर लो, बट इनकम टैक्स सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूडीवी फॉलो करता है। इनकम टैक्स एसएलएम से नहीं मतलब रखता है। वहां टैक्स जो डेप्रिसिएशन का चार्ट था वो अलग है, और इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन का चार्ट अलग है। विल डिस्कस, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का रूल अलग हो जाता है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू अलग आएगी। सो यहाँ पे ये डेप्रिसिएशन नहीं दिखाया जाएगा। कमीशन रिसीव जो दिया गया है इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। यहाँ जो कमीशन रिसीव आपने दिया ना, दिस वन, ये क्या है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो आपको पता है ये पीजीबीपी में नहीं आने वाला, किस में आने वाला है, ये अदर सोर्स में। किस में आएगा ये, अदर सोर्स में। नाउ डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव भी इज नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड। तो डिविडेंड किस में आने वाला है, ये जो डिविडेंड अमाउंट दिया है ये भी अदर सोर्स में चला जाएगा। ठीक, तो हमें हेड्स ऑफ इनकम क्लियर करना होता है। इनकम टैक्स ध्यान रहे एकदम अलग लॉ है, और अकाउंटिंग जो पढ़ा वो अलग लॉ है। हाँ, सो बिफोर कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम अंडर दिस हेड यू शुड नो, क्या चीज, रूल्स आपको पता होने चाहिए, प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स आपको पता होने चाहिए। अगर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स पता होगा तभी आप क्या निकाल पाओगे, तभी आप यहाँ पे ये सारी चीजें कैलकुलेट कर पाओगे। यानी किसी को भी अगर क्या निकालना होता है, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी निकालना हो, पहले तो से ना वो अकाउंटिंग वाला ही पीएल चाहिए। अकाउंटिंग में जो आपने जो प्रॉफिट लॉस का हमारा जो नेट प्रॉफिट है, उसी नेट प्रॉफिट को हम पकड़ते हैं, और उसी नेट प्रॉफिट से हम इनकम टैक्स के अनुसार जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कैसे, उसको हम लोग को स्टडी करना है। देखिए होता क्या है, इनवर्ड की एक फाइल ओपन कर लेते हैं, फिर वहां समझते हैं इस चीज को। देखो ऐसे समझो, अगर आपको कंप्यूटेशन सीखना है, समझना है, तो देखो यहाँ पे ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आप बनाते हो, आपको पता है इधर साइड क्या दिखाते हो, एक तरफ एक्सपेंस दिखाते हो, सही है, एक तरफ क्या दिखाते हो, इनकम। आपको पता है इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है, तो फाइनली आती है आपकी नेट प्रॉफिट। क्या आती है, नेट प्रॉफिट। तो सपोज करो हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है, तो जो भी नेट प्रॉफिट आएगा, आपको पता है इनकम ज्यादा होगा एक्सपेंस कम होगा। अब यहाँ पे अभी याद है हम लोगों ने अकाउंटिंग में जब पढ़ा, तो अकाउंटिंग में एक्सपेंस को कैसे पढ़ा, एक्सपेंस दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनकम दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट इनकम और एक इनडायरेक्ट इनकम, है ना। तो ये हम लोग वहां पढ़ते थे। लेकिन जब इनकम टैक्स में हम लोग खर्चों को देखेंगे, तो खर्चों को हम दो पार्ट में क्लासीफाई यहाँ पे भी करेंगे। वो कैसे, वहां देखिए, यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे
एक हम एक्सपेंस बोलेंगे अलाउड एक्सपेंस, और एक को हम बोलेंगे डिसअलाउड एक्सपेंस। समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे भी हम खर्चे को पढ़ रहे हैं दो पार्ट में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा नाम अलग हो गया, अलाउड एक्सपेंस और डिसअलाउड एक्सपेंस। वैसे इनकम को भी बोलते हैं अलाउड इनकम, और एक क्या होगा, डिसअलाउड इनकम। डिसअलाउड को कई लोग इनएडमिसिबल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनएडमिसिबल। सेबल होगा, ऐसे ही होगा जी, जो भी है, इनएडमिसिबल, है ना। तो अगर हम लोग बात करें किसकी, कि एक्सपेंस को अलाउड डिसअलाउड क्यों कह रहे हैं सर? देखो, कुछ खर्चे जो अलाउड है, इनकम टैक्स कहता है ठीक है सर आप इसे दिखा सकते हैं, ये खर्चे में माइनस, ये खर्चे की तरह दिखाओ, ये माइनस होगा इनकम में से। किस में से माइनस होगा? और कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो इनकम टैक्स कह ना 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 ये डिसअलाउड है, ये इसको आप खर्चे में से, ये खर्चे की तरह दिखा ही नहीं सकते, आप इसको इनकम में से माइनस नहीं कर सकते। तो आपको बस क्या करना है, आपको कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना है और उसमें सारे इनको पकड़ना है, ये आपको पकड़ना है। क्यों? क्योंकि आपने ये खर्चे घटाए, अलाउड एक्सपेंस दिखाया वो ओके, अलाउड एक्सपेंस आपने दिखाया है दिस वन, ये अगर आपने दिखाया ये ओके, लेकिन क्या चीज नहीं ओके, ये नहीं माइनस होना चाहिए था ना, ये तो इनकम टैक्स के अनुसार अलाउड ही नहीं। जैसे मैंने बोला अभी, मान लो कमीशन पे हमने 20,000 कर दिया कैश, तो डिसअलाउड हो जाएगा ना सर। आपने इस खर्चे को भी घटाया, इस खर्चे को भी घटाया, तब जाके नेट प्रॉफिट आई, लेकिन ये खर्चा घटाने लायक था क्या? नहीं। तो ये आपने वापस क्या कर देना है, इसमें ले जाके क्या कर देना, प्लस कर देना। ठीक। अब इनकम आपको पता है, अलाउड इनकम तो ठीक है, अलाउड इनकम दिखाया हो ठीक है, तो ये आपको पता है ये प्रॉफिट में सीधे क्या हो गई, ऐड हुई होगी। फिर डिसअलाउड इनकम, आपने डिविडेंड मिला, कमीशन मिला, वो भी आपने ऐड कर दिया, लेकिन क्या वो पीजीबीपी में अलाउड है? पीजीबीपी में दिखा सकते हो? तो ये फालतू में इनकम क्या करता है, प्रॉफिट को बढ़ाता है। आपने इसको जोड़ा ठीक चलेगा, इसको क्यों जोड़ दिया, इसको नहीं जोड़ना था, तो इसको क्या करना है, इस नेट प्रॉफिट में से क्या कर देना है, माइनस कर देना। तो करते क्या है, यही कंपुटेशन है। कंपुटेशन में हम लिखते हैं सबसे पहले, कि सबसे पहले लिखेंगे क्या, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट पहले लिख देंगे, फिर उसमें ऐड करेंगे सारे डिसअलाउड एक्सपेंसेस, फिर लेस करेंगे सारे डिसअलाउड इनकम्स, बस आ गया आपका नेट प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स। ठीक है, तो यही हम लोग को बस करना होता है। फिर से देखिए, इसमें कंपुटेशन ऐसे होता है, कंपुटेशन ऑफ, अगर पीजीबीपी करना है तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पहले ये अमाउंट लिख देंगे, है ना। फिर इसमें ऐड करेंगे जितने भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस होंगे, आपको ढूंढना है तो सारे डिसअलाउड एक्सपेंसेस, और उसमें ले जाके इसमें क्या कर देना है, ऐड। और लेस किसको करना है, ऐसे इनकम को ढूंढना है जो इनकम टैक्स में आप इनकम में शो या पीजीबीपी के हेड में शो नहीं कर सकते। अब जो आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स। समझे? अब इसी प्रॉफिट, यही आपके इनकम फ्रॉम पीजीबीपी है, ये टैक्सेबल, इसी पे आप स्लैब रेट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? स्लैब रेट। ठीक। तो चलिए, अब हम लोग जब पीजीबी पढ़ते हैं, हम लोग नॉर्मली जब इनकम टैक्स पढ़ते हैं, मैंने शायद स्टार्टिंग में भी बोला था कि जब भी हम लोग इनकम टैक्स पढ़ें तो हम एज अ टैक्स पेयर ना पढ़े, हम एज अ टैक्स ऑफिसर पढ़े। किसकी तरह पढ़े? टैक्स ऑफिसर। हमें टैक्स ऑफिसर बनना है, और टैक्स ऑफिसर का काम क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट कराना, ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट कराना। तो ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट कराने के लिए करना है, अब किसी का बिजनेस है, बड़ा कम प्रॉफिट दिखा रहा है, टैक्स कम आ रहा है, तो विल ट्राई कि इसकी प्रॉफिट बढ़ाई जाए। तो हम जब भी खर्चे देखते हैं, इधर एक्सपेंस साइड देखते हैं, तो हर खर्चे को हम क्या करेंगे, शक की निगाह से देखेंगे। किस निगाह से? उसको कोशिश करेंगे डिसअलाउड मार दे, डिसअलाउड करेंगे तो प्रॉफिट में जुड़ जाएगा ना, और जुड़ेगा तो प्रॉफिट
बढ़ेगी, और बढ़ेगी प्रॉफिट तो टैक्स भी ज्यादा लगेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बाकी डिसअलाउड इनकम में कोई टेंशन नहीं है। डिसअलाउड इनकम ठीक है, माइनस तो करोगे, लेकिन इसको ले जाके कहीं और हेड में ऐड करें। डिविडेंड इनकम यहां से तो हटाया जा रहा है, लेकिन आपको पता है कहां ले जाके हम जोड़ने वाले हैं? अदर सोर्स में। तो मेन यहाँ पे फोकस हमारा किस पे होता है? डिसअलाउड एक्सपेंसेस पे, उसको ढूंढना। ठीक, तो वो आपको किसी तरह से प्रॉफिट में ऐड करना है सर। और कुछ और चीजें होती है जो ऐड होता है, एक और चीज ऐड करने वाली बात होती है, वो कौन सा? अगर कोई ऐसा इनकम था जो तुमने बिजनेस में दिखाया ही नहीं और वो बिजनेस की इनकम है, कई बार आप छुपाते हो ना, और इनकम टैक्स में ना 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 ना, ये भी बिजनेस इनकम है, इसको भी आप अपने प्रॉफिट में क्या करो? ऐड करो। ठीक, तो उसको भी आपको प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा। दैट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं? ऐसे अलाउड इनकम्स की। अलाउड इनकम, इनकम है तो प्रॉफिट में ऐड होना चाहिए ना। अलाउड इनकम नॉट शोन इन पीएल, जिसको आपने किस में नहीं दिखाया था? प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाया था। शिट, क्या हो रहा है? नॉट शोन इन पीएल। ऐसे इनकम जो आपको इनकम में दिखाना था पीएल में, बट आपने दिखाया नहीं, छुपा लिया। अब इनकम टैक्स देने की बारी, अब तो दिखा दो। अभी भी दिखा सकते हो। और यहाँ पे डिसअलाउड कौन सी चीज लेस करेंगे? कोई अगर अलाउड एक्सपेंस है जो आपको लगा कि यार ये तो बिजनेस में नहीं घट सकता है, लेकिन बाद में पता चला ना ना ये भी आप घटा सकते हो, तो आप घटा लो। अलाउड एक्सपेंस नॉट शोन इन पी, उसको आप लेस कर सकते हो। ये है कंप्लीट कंपुटेशन। बस इतना ही है सर, यही हमें बिजनेस में पढ़ना है। बिजनेस की प्रॉफिट में हम लोग को ये कंपुटेशन फॉलो करना है। ठीक, तो हमें क्या ढूंढना है? जल्दी बताओ। डिसअलाउड एक्सपेंसेस, डिसअलाउड इनकम्स। ठीक है, और अगर कोई ऐसा अलाउड एक्सपेंसेस है जो हमें दिखाना था बट हमने नहीं दिखाया, तो अब दिखा लो। कोई अलाउड इनकम थी जो नहीं ऐड किए, बट अभी पता चला अब दिखाना है तो दिखा लो। जैसे मान लो तुम्हारा ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस था, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस बनवाना पड़ता है, समझ रहे हो? तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस था, अब तुमको अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करना है ना। मान लो तुम सारा एक्सपोर्ट अमेरिका कर रहे थे, अब अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया, अब नहीं करना वहां इम्पोर्ट, अब तुमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम ही छोड़ दिया। छोड़ना है तो तुमने क्या किया? अपना एक्सपोर्ट का लाइसेंस किसी को बेच दिया। तो एक्सपोर्ट का लाइसेंस बेचा, वो जो पैसा आया तुमको लगा ये बिजनेस की इनकम तो नहीं है, बट ये भी बिजनेस की इनकम है। आपको उसमें उसको भी क्या करना पड़ेगा? अपने इनकम में दिखाना था, नहीं दिखाया तो अब दिखा दो। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, कोई खर्चा तुमने किया था, तुमको लगा था ये खर्चा तो नहीं दिखा सकते, ये एक्सपेंस तो शो नहीं कर सकते, तो कोई टेंशन नहीं, अभी पता चल गया ना दिखा सकते हो, तो दिखा दो खर्चा। तो ऐसी भी चीजें अभी मिलेंगी अभी हम लोग को पढ़ने में। तो कंपटीशन आसान है ना, क्यों? अब चलते हैं, जैसे कि हम लोग को पढ़ना है कौन से खर्चे डिसअलाउड होते हैं। इनको खर्चों को पकड़ने के लिए हमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, तभी हम उसी के बेसिस पे हम इन डिसअलाउड एक्सपेंसेस को ढूंढेंगे। हाँ बोलिए, क्या क्वेश्चन है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, उसको भूल जाओ जब इनकम टैक्स पढ़ रहे हो। इनकम टैक्स में सिर्फ हम क्या चीज देखेंगे? खर्चे में सिर्फ दो चीज को क्लासिफाई करेंगे, वो खर्चा अलाउड है कि डिसअलाउड है। अलाउड मतलब होता है क्या वो इनकम टैक्स के नियम के तहत है, दिखाया जा सकता है खर्चा, तो अलाउड हो जाएगा। और अगर वो इनकम टैक्स के नियम में नहीं आता, अगर वो इनकम टैक्स के नियम को पूरा नहीं करता, तो आप उसको नहीं दिखा सकते, यानी वो खर्चे में नहीं दिखाया जा सकता, वो उसको हम बोल देंगे डिसअलाउड एक्सपेंस। ठीक है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो आप पढ़ते हैं अकाउंटिंग में, वो अलग लॉ है, उसको भूल जाओ। यहाँ पे जब इनकम टैक्स पढ़ रहे हो तो यहाँ पे हम लोग खर्चों को कैसे डिस्क्राइब करने वाले हैं? अलाउड और डिसअलाउड। क्लियर? इनकम टैक्स लॉ थोड़ा अलग है। अब देखिए पहला नंबर, बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग असेसमेंट ऑफ बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम को असेसमेंट करना है तो उसके लिए ये चीज है, यू शुड टू कीप इन माइंड, कुछ चीजें अपने दिमाग में रखना होगा। फॉलोइंग जनरल प्रिंसिपल, ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं व्हाइल कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम फ्रॉम दिस हेड मतलब पीजीबीपी। नाउ बिजनेस एंड प्रोफेशन शुड कैरीड ऑन बाय द सीसी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आपको पता है प्रीवियस ईयर की इनकम पे ना टैक्स निकाल रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर में कहता है आपका बिजनेस रन होना चाहिए, नहीं समझे? और वो प्रीवियस ईयर में बिजनेस आपका रन हुआ हो जिसका खर्चा आप दिखा रहे हो। प्रीवियस ईयर बिजनेस नहीं रन हुआ है और आप खर्चा दिखा दोगे क्या?
ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो प्रीवियस ईयर में आपका बिजनेस रन होना चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के इनकम पे इस साल टैक्स निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या है, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ डिफरेंट बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरिड ऑन असेसी नॉट सेपरेटली चार्जेबल। नॉट सेपरेटली चार्जेबल का मतलब क्या होता है, सपोज आपके 4 बिजनेस है, तो ये मत सोचिएगा सबका अलग अलग आपको टैक्स देना है। सारे चारों बिजनेस का प्रॉफिट को इकट्ठा एक्यूमुलेट करना है, यानी सबको मर्ज करना है, जोड़ना है, और आपको उसको पीजीबीपी में दिखाना है। गेटिंग माई पॉइंट। अब टाटा है, टाटा का एक बिजनेस है, टाटा मोटर्स है, टाटा कम्युनिकेशन है, टाटा स्टील है, बहुत सारा बिजनेस है उनका। तो वो क्या, सारे बिजनेस का अलग ओवरऑल टोटल। अब टाटा एंड सन्स की प्रॉफिट देख लो कितनी टोटल है। बात समझे कि नहीं समझे। तो अगर आपने भी अगर सपोज 3-4 आपने शॉप, आपने एक मेडिकल की शॉप खोल रखी है, एक गारमेंट्स की शॉप खोल रखी है ना। इसी तरीके से सपोज आपने के इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप खोल रखी है, तीनों बिजनेस आप ही का है ना सर। तो तीनों बिजनेस की प्रॉफिट फाइनली क्या होने वाली है, मर्ज, और आपको वो पीजीबीपी में दिखा के फाइनली उस पर टैक्स देना है। गेटिंग माई पॉइंट। अलग अलग सेपरेट सेपरेट बिजनेस पे अलग अलग गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती, बिकॉज ये सारा आने वाला किस हेड के नीचे, पीजीबीपी के नीचे। नाउ नेक्स्ट, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट और लॉस विच में ऑक्योर, विच में ऑक्योर, ऐसे खर्चे या लॉस या प्रॉफिट हो सकता है। कब होगा ये, इन फ्यूचर, फ्यूचर में हो सकता है। इज नॉट कंसीडर्ड, यहां पे उसको कंसीडर नहीं करते हम लोग। अकाउंटिंग में बोले थे कि फ्यूचर में होने वाले लॉस को आज रिकॉर्ड कर सकते हो, बट फ्यूचर में होने वाले गेन्स को हम लोग नहीं दिखाते हैं। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, ठीक है ना, ये अकाउंटिंग में पढ़ाया था। तो वो अकाउंटिंग में काम आता है, यहां नहीं काम आने वाला। यहाँ पे हम फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट या फ्यूचर में होने वाले लॉस को नहीं दिखा सकते, दोनों ही नहीं दिखा सकते। गेटिंग माई पॉइंट। इनकम टैक्स का जो इनकम हो गई है आप उस पर टैक्स दो, होने वाला है इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, मोड ऑफ बुक्स एंट्रीज नॉट रिलेवेंट। यहाँ पे मोड ऑफ बुक्स ऑफ एंट्रीज से कोई लेना देना नहीं है। ट्रेडिंग रिसीट्स को क्या होता है, विल रिमेन ट्रेडिंग रिसीट्स। अगर वो ट्रेडिंग रिसीट है वो ट्रेडिंग रिसीट की तरह मानी जाएगी, इवन इफ सोन एज अ कैपिटल रिसीट। आपने भले उसको कैपिटल रिसीट्स की तरह ट्रीट किया हो, ट्रेडिंग रिसीट है ना, बिजनेस में पैसा आया, भले वो नहीं होता कि जो हमें एडवांस मिल गया है, क्या मिल गया है, एडवांस में पैसा मिल गया, तो एडवांस में पैसा मिल गया तो सर इनकम टैक्स आप उस पर दो। इनकम टैक्स वो ये नहीं कहेगा, जैसे आपने अकाउंटिंग में पढ़ा था ना, जिस साल का खर्चा उसी साल दिखाओ, जिस साल की इनकम उसी साल दिखाओ। बट अगर सपोज करो तुम ही एम्प्लॉय हो, पढ़ाया था ना हम लोग, सैलरी में तो पढ़े थे कि 12 महीने की इनकम होनी चाहिए, बट आपने 13वें महीने की सैलरी भी एडवांस उठा लिया, तो टैक्स इस साल उस पर देना पड़ेगा, रिसीट हो गई सर। सेम से चीज बिजनेस में भी होता है, बात समझिए। अगर आपने उठा लिया पैसा, है ना, इनकम में, तो आप उसको अपनी इनकम में शो करना होगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो ट्रेडिंग रिसीट इज रिमेन ट्रेडिंग रिसीट, तो ट्रेड से आई है। नाउ नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम इलीगल बिजनेस एंड प्रोफेशन इज ऑल्सो टैक्सेबल। इलीगल बिजनेस समझते हैं ना, इनकम टैक्स बहुत सिंपल सा कहता है, लीगल बिजनेस करोगे तो उसका तो इनकम हम टैक्स लेंगे। अगर कोई इनलीगल बिजनेस भी कर लिए, है ना, अगर उससे भी कुछ इनकम कमा लिया, हमको तो भैया टैक्स से मतलब है। अपने इनलीगल बिजनेस से इनकम कमाई है तो उस पर मुझे टैक्स चाहिए, क्लियर। और टैक्स दे दो तो फिर से वो जो इलीगल इनकम जो तुमने कमाई वो लीगल हो जाएगी। इनलीगल इनकम को लीगल बनाने का पहला तरीका क्या होता है, उस पर टैक्स दे दो। सही है नहीं सही है, जो भी टैक्स का रेट है आप टैक्स दे दो गवर्नमेंट को, फिर वो तुम्हारी क्या बन जाएगी, लीगल इनकम। बात समझे। नेक्स्ट अगला, ट्रेडिंग लॉसेस। अच्छा, इलीगल बिजनेस समझ रहे हैं सब लोग, इलीगल बिजनेस क्या है। इलीगल बिजनेस इज लाइक आपने ट्रक में सामान भिजवाया कितने का, 10 लाख का, है ना, और टैक्स कितने पे दे रहे हो या दिखा रहे हो कितना, 5 लाख, पकड़े गए तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पूरे 10 लाख पे टैक्स लेगी, फिर तुम्हारा छोड़ देगी, इसमें कौन सा है। बात समझेगी नहीं समझे। बाकी इलीगल बिजनेस और क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें होती है जिनका ट्रेड करना अलाउड नहीं होता है, फिर भी आपने किया, तो उस पर टैक्स दीजिए, क्या दीजिए। फिर बाकी आपके ऊपर जो अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस हो या उस तरह का अपराध है वो केस अलग चलेगा, फिलहाल इनकम टैक्स को अपना टैक्स चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना अलग हो जाती है, मेरे को टैक्स दो, बाकी तुम लोग को अपना समझो, है ना, बाकी जेल वेल जाना है जाओ। नेक्स्ट क्या है, मतलब जो कोर्ट में केस चलेगा वो अलग, आगे देखते हैं। ट्रेडिंग लॉसेज
ऑफ रेवेन्यू नेचर, ट्रेडिंग लॉस अगर किस नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है, इनकर्ड इन कैरिंग आउट द बिजनेस आर डिडक्टेबल। तो कोई भी अगर ट्रेडिंग लॉस हो रहा है, कोई भी ट्रेडिंग लॉस हो रहा है जो किस नेचर का है, रेवेन्यू लॉस का है, रेवेन्यू नेचर का है ना, आप उसे क्या कर सकते हो, आप दिखा सकते हो, वो डिडक्टेबल है, वो डिडक्टेबल है, आपने उसे इनकम को कमाने के लिए वो एग्जैक्टली वो खर्चा किया है, ठीक है। तो इनकम कमाने के लिए अगर कोई भी खर्चा किया तो वो आप यहाँ पे खर्चे की तरह आप माइनस कर सकते हो, वो अलाउड एक्सपेंस होता है। क्या होता है, अलाउड एक्सपेंस। अब ये तो थे क्या, ये सारे के सारे बेसिक प्रिंसिपल्स थे कि जब खर्चे आप दिखाते हो तो ध्यान रखो जो बिजनेस का आप खर्चा दिखा रहे हो बिजनेस प्रीवियस ईयर में रन हुआ हो। रेवेन्यू नेचर मतलब आपने उस इनकम को कमाने के लिए वो खर्च किया है। जैसे तुमने सपोज करो, अगर हम लोग बात करें, तुमने कोई किराए का मकान लिया, उसको फिर से किराए पे उठा दिया, तो किराए पे लिया कितने पे, 10,000 पे, किसी और को उठा दिया 15,000 पे, तो उस 15,000 को कमाने के लिए तुम 10,000 रुपये खर्च कर रहे हो ना, तो वो 10,000 उसमें से माइनस कर सकते हो। या फिर तुम सपोज करो शामियाना का बिजनेस कर रहे हो, तुम सारे फर्नीचर वर्नीचर किराए पे देते हो, और फर्नीचर किराए पे देते हो, फर्नीचर टूटते फूटते भी तो रहते हैं, उसको फिर रिपेयर भी कराते हो, तो वो खर्चा अलाउड है कि नहीं है, बिल्कुल अलाउड है सर, वो तो कराना ही पड़ेगा, ठीक है, रिपेयरिंग रिपेयरिंग तो होती रहेगी, तो वो खर्चा आपका अलाउड एक्सपेंस है ना। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले ऐसे एक्सपेंसेस जो कि एक्सप्रेसली अलाउड है, वो आप खर्चे में दिखाओगे, क्लियरली अलाउड है वो, जैसे रेंट, रेट्स, टैक्स, रिपेयर एंड इंश्योरेंस, ये सारे खर्चे आप बिजनेस में दिखा सकते हो, क्लियरली बता दिया। रेंट क्लियर है, आपका नहीं मकान होना चाहिए, आपने किराए पे लेके दिया, किराए पे लिया हो, तब ना किराया, खुद ही का मकान कर दो किराया दे रहे, तो दिखा सकते हो नहीं ना। तो वही चीज है, इफ अ सीसी हैज ऑक्यूपाइड द प्रीमाइसेस ऑन टीनेंट, एज टीनेंट की तरह तुमने उसको लिया, टीनेंट मतलब किराएदार, टीनेंट मतलब क्या होता है, किराएदार, ये डिडक्टेबल है सर, बिल्कुल सही। डिडक्टेबल मतलब कहां से डिडक्ट करोगे, इनकम में से। नेक्स्ट, रिपेयर के खर्चे रेवेन्यू नेचर के हैं, बिल्कुल दिखा सकते हो। लैंड रेवेन्यू, लोकल ट्रेड्स, म्युनिसिपल टैक्सेस तुम दे रहे हो, हाउस टैक्स, अरे भाई जिस जगह पे तुम दुकान चला रहे हो उसका हाउस टैक्स दे रहे हो। अब बलदेव प्लाजा है तो वो नहीं हाउस टैक्स देता होगा, एडी मॉल है वो हाउस टैक्स नहीं देता है, वो लोग लाख रुपए में टैक्स देते हैं। आपके घर का तो आपका कितना आता है, 6,000 7,000, ये इस तरीके से म्युनिसिपल टैक्स आता है। बलदेव प्लाजा वाले लाखों रुपए टैक्स देते हैं, म्युनिसिपल टैक्स, है ना। एडी सिनेमास ये सब ना लाखों रुपए में टैक्स देते हैं, जाहिर सी बात है, इनका भी प्रीमाइसेस बहुत बड़ा है। दूसरा ये पॉल्यूशन ज्यादा करते हैं, सबसे ज्यादा तो इन्हीं की सफाई में लग जाता है, सही कि नहीं सही है, नगर निगम का खर्चा आता है, तो इसीलिए वो चार्जेस भी अच्छा खासा लेती है। तो बलदेव प्लाजा वाला जो म्युनिसिपल टैक्स देगा, जो हाउस टैक्स, ये सब जो टैक्सेस वैक्सेस देगा, ये खर्चे में दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा, डिडक्टेबल है सर। नेक्स्ट क्या, इंश्योरेंस प्रीमियम करा रहे हो अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डैमेज डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रीमाइसेस, आप प्रीमाइसेस का इंश्योरेंस कराओ, स्टॉक का इंश्योरेंस कराओ, गुड्स का इंश्योरेंस कराओ, इन सब का इंश्योरेंस आप खर्चे में दिखा सकते हो कि नहीं दिखा सकते हो, बिल्कुल दिखा सकते हो, ये सब क्या है, डिडक्टेबल है, क्या है, डिडक्टेबल, ठीक, मतलब इसको आप खर्चे में दिखा सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, डेप्रिसिएशन, अभी हम लोगों ने पढ़ा था डेप्रिसिएशन, तो इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन का रूल थोड़ा अलग हो जाता है, किसमें, इनकम टैक्स में। तो इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन का जो सेक्शन है वो सेक्शन है 32, तो इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 32 है जिसमें डेप्रिसिएशन क्या किया गया है, डिफाइन किया गया। अब इसमें क्या है, फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड टू ऑर्डर टू क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, पहला नंबर यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन लगता है किस पे लगता है, ब्लॉक ऑफ एसेट के ऊपर। नाउ व्हाट इज ब्लॉक ऑफ एसेट, एक नेचर के एसेट्स के ऊपर अगर एक रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लग रहा है उसको एक ग्रुप में रख दिया गया, बात समझे। मान लो बहुत सी मशीन है जिनके ऊपर 15% लगता है डेप्रिसिएशन, उनको एक ब्लॉक में सेट कर दिया गया, उनको एक ग्रुप में रख दिया गया। बहुत सी ऐसी मशीन है जिनके ऊपर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगता है, सपोज 25% लगता है, तो उनको एक ग्रुप में रख दिया गया। दिस इज कॉल्ड ब्लॉक ऑफ एसेट। तो ग्रुप ऑफ एसेट इज कॉल्ड, यानी ऐसे ग्रुप ऑफ एसेट जिनके ऊपर सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज होता है उनको एक ग्रुप में रख दिया गया, और उसी ग्रुप को क्या कहा गया है, ब्लॉक ऑफ एसेट। तो इनकम टैक्स में हम ब्लॉक ऑफ एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना सीखते हैं। नाउ एसेट मस्ट बी ओन्ड बाय द एसएससी, एसएससी का खुद का एसेट होना चाहिए ना, ये नहीं किराए पे मशीन ले उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करोगे और रेंट भी दिखाओगे, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। किराए का लिए हो तो किराया दिखाओ, खरीद के लिए हो तो डेप्रिसिएशन दिखाओ,
क्लियर हो गया सब लोग को? नाउ नेक्स्ट, इट मस्ट बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हो? बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हो। भाई मशीन खरीद के लाए हो, है ना, वो मशीन बिजनेस में यूज होना चाहिए ना। अब वो चली गई तुम्हारे घर में यूज होने के लिए, अगर वो मशीन घर पे यूज होने के लिए चली गई तो क्या उसमें बिजनेस में डेप्रिसिएशन दिखा सकते हो? नहीं ना, पर्सनल यूज चला गया ना सर। तो ध्यान रहे वो मशीन बिजनेस में यूज होनी चाहिए। अब तुमने सपोज करो 5 एसी खरीदा, 2 एसी घर लगवा दिया, 3 एसी अपने बिजनेस में लगवा दिया, तो 3 ही ऐसे करना डेप्रिसिएशन दिखाओगे, तुम 5 एसी का डेप्रिसिएशन दिखा रहे हो बिजनेस में, तो गलत है ना सर। नेक्स्ट, इट शुड बी यूज्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में आपने उस मशीन, उस एसेट का यूज किया हो अपने बिजनेस में, तब तो डेप्रिसिएशन दिखाओगे। देखो भाई, कुछ ऐसी एसेट होती हैं, कुछ ऐसी मशीनें होती है जो रेडी टू यूज होती है। रेडी टू यूज मतलब जिस दिन खरीदे मान लिया जाता है उसी दिन से यूज हो रहा है। और कुछ ऐसी मशीनें होती है जिनको रेडी टू यूज नहीं माना जाता है, वो तब तक नहीं माना जाता जब तक वो इंस्टॉल नहीं हो जाती, जब तक वो, ठीक है ना। अब मशीन खरीदे मार्च में, मान लो मार्च में खरीदे, 1 या 10 मार्च में, बट को इंस्टॉल करवा रहे अप्रैल अप्रैल में, तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा कब से? अप्रैल से, नॉट फ्रॉम द मार्च। बाइक खरीदते हो तो वो क्या होता है? रेडी टू यूज होता है। मोबाइल खरीदते हो, रेडी टू यूज होता है। कंप्यूटर खरीदते हो, रेडी टू यूज होता है। तो जिस दिन खरीदे उसी दिन से डेप्रिसिएशन चार्ज स्टार्ट करते हो, उसी दिन से आप काउंटिंग करोगे। लेकिन बहुत बड़े 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 जो नहीं प्लांट होती है, मशीनें होती हैं, जब तक उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते हो तब तक वो काम में नहीं आती हैं। तो कब उसके यूज को यूज कब माना जाता है? यूजेबल कब से माना जाता है? जब से वो इंस्टॉल होता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो रेडी टू यूज वाला पॉइंट ये था। नाउ मैंडेटरी फॉर असेसीज टू क्लेम डेप्रिसिएशन। बिल्कुल आपको क्लेम करना पड़ेगा। क्लेम कैसे करते हो? आपको दिखाना पड़ेगा ना पीएल में। आप दिखाओ ही नहीं रहे, भूल गए। अब भूल गए तो भूल गए, नहीं समझे। क्लेम करने का मतलब क्या होता है? आपको उसको खर्चे में डिस्क्लोज करना होगा, खर्चे में दिखाना होगा। जो खर्चे में दिखाने का मतलब आप क्या कर रहे हो? क्लेम कर रहे हो कि सर मेरे को इतना खर्चा माइनस करना है, प्रॉफिट में से तो माइनस करो। तो ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब समझ गए, ग्रुप ऑफ एसेट फॉलिंग विद इन द सेम क्लास, अ क्लास और सेट एसेट कंप्राइज ऑफ टेंजिबल एसेट हो सकती है, इनटेंजिबल एसेट हो सकती है। सर डेप्रिसिएशन दोनों पे चार्ज होता है, टेंजिबल पे और इनटेंजिबल पे। बस टेंजिबल में एक चीज छोड़ देना, लैंड, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होता है। दूसरा, इनटेंजिबल एसेट्स में आप गुडविल छोड़ देना, गुडविल के ऊपर भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। इन दो चीजों के ऊपर कभी गलती से भी डेप्रिसिएशन चार्ज मत करिएगा, समझ रहे ना। तो कुछ 0707, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ देखिए लैंड एंड, अगर हम बात करें क्या, लैंड की बात करें, गुडविल की बात करें, इनटेंजिबल है गुडविल और टेंजिबल में लैंड, इनके ऊपर गलती से डेप्रिसिएशन मत चार्ज करिए, इनकी वैल्यू नहीं घटती है ना। लैंड की वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन हम नहीं चार्ज करते। सर किस चीज के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करते? अगर किसी की भी वैल्यू अप होके फिर डाउन हो जाए, फिर डाउन होके अप हो जाए, उनके ऊपर गलती से डेप्रिसिएशन मत चार्ज करना। नहीं समझ में? यहाँ लिखा अभी देखो, नो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन लैंड एंड गुडविल। जिनकी भी वैल्यू इस तरीके से होती है या ऊपर नीचे होती रहती है, उनके ऊपर गलती से डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज कर सकते। अगर किसी की वैल्यू कंटिन्यूअस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो गुडविल के लिए बढ़ती घटती रहती है ना। जमीन की वैल्यू भी कहीं बढ़ती और कभी घटती है, तो इनके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज कर सकते। डेप्रिसिएशन सिर्फ किसके ऊपर चार्ज किया जाता है? जिनकी वैल्यू कंटिन्यूअस क्या हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो, ठीक। तो उनकी क्या है, इसमें क्या है, टेंजिबल एसेट में आपको पता है बिल्डिंग है। देखो जमीन पे ही बिल्डिंग खड़ी है, जमीन पे ही बिल्डिंग खड़ी है, लेकिन जमीन के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करना। डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है? अब अगर बिल्डिंग की वैल्यू, सपोज करो तुमने 30 लाख की जमीन खरीदी, कितने की? 30 लाख की जमीन खरीदी, उस पर 40 लाख का बिल्डिंग तैयार किया, तो डेप्रिसिएशन कितने पे चार्ज करोगे? 40 लाख पे, 30 लाख पे नहीं। तो लैंड एंड बिल्डिंग जब लिखते हो तो डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाता है वो सिर्फ बिल्डिंग की वैल्यू पे चार्ज किया जाता है। क्लियर? मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर, इन सब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजीज, एनी अदर बिजनेस कॉमर्शियल राइट्स होते हैं या सिमिलर नेचर के, उनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। क्लियर? पेटेंट, कॉपीराइट, इन सब अभी पेटेंट ही है, लीज पे ले लिया 10 साल की, तो जैसे साल खत्म होगा वैसे लीज की वैल्यू क्या होती जाएगी? रिड्यूस होगी, डाउन होगी, वहां डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। सवाल उठता है सर बताइए
कैसे चार्ज होता है डेप्रिसिएशन चार्ज द मैन, ये बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इस पे डिस्कस कर ले। दिस इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन का रेट चार्ट है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिल्डिंग ब्लॉक यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले बिल्डिंग के बारे में डिस्कस करें तो बिल्डिंग में कितने ब्लॉक्स डिफाइन किए गए, 3, 1, 2 एंड 3। तो 3 तरह की बिल्डिंग्स में इन्होंने बांटी है। एक बिल्डिंग्स जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स होती है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के ऊपर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है, 5%। रेसिडेंशियल मतलब जिसमें लोग रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या, रेसिडेंशियल बिल्डिंग। तो उनके ऊपर अगर आप रह रहे हो उस मकान के अंदर, है ना, रहने वाला मकान भाई, ठीक है ना, आप उसमें दुकान नहीं चला रहे हो, बिजनेस नहीं चला रहे हो, रह रहे हो, तो उसे हम रेसिडेंशियल कहते हैं। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना है, 5%। टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन, इनके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन कटता है, 40%। और अदर्स के ऊपर कितना कटता है, 10%। फिर से सुन लो, ऐसे समझ लो कि रेसिडेंशियल के ऊपर 5%, कॉमर्शियल के ऊपर, कॉमर्शियल मतलब जिसमें आप बिजनेस, दुकान, गोडाउन ये सब खोले हो, इन सब के ऊपर कितना, 10%। और जो टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन है उनके ऊपर कितना, 40%। सॉल्व। तो सर टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन मीन्स जस्ट लाइक वुडन जो स्ट्रक्चर होती है, खासकर वुडन स्ट्रक्चर, वुडन से बनाई गई, लकड़ी से बनाई गई, उन सबको हम लोग टेम्परेरी स्ट्रक्चर में डालते हैं। इवन दो ये जो छोटे छोटे पान की गुमटी उमटी देखते हो, है ना, वुडन स्ट्रक्चर से बनती है। अगर हम बात करें क्या, कश्मीर में जाओगे ना तो हाउस बोट होता है, क्या होता है, हाउस बोट, उन सब के ऊपर कितना चार्ज होगा, 40% डेप्रिसिएशन, वुडन स्ट्रक्चर होता है। गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट अगला क्या था, और इसी तरह से टेम्परेरी स्ट्रक्चर, जैसे फॉर एग्जांपल जो डांस इंडिया डांस का जो स्टेज है, कपिल शर्मा शो का जो स्टेज है, वो सब किस में आएगा, वो सब टेम्परेरी स्ट्रक्चर में आएगा। तो वो सब में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, 40%। बिग बॉस बॉस का जो घर होता है वो क्या है, 40% डेप्रिसिएशन। गेटिंग माई पॉइंट। तो वो सब टेम्परेरी स्ट्रक्चर होते हैं सर। कोई भी फिल्मों के सेट नहीं बनाए जाते हैं, बाहुबली फिल्म देखा था तो वो पूरा सेट आज भी सब हालांकि संभाल के रखे हुए दिखाते हैं, वो तो शोरूम टाइप का बन गया, शोरूम कह रहा हूँ सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, डिस्प्ले में लगाए हुए हैं सब आज भी। तो वो सब क्या है, लेकिन वो सब टेम्परेरी स्ट्रक्चर है सर। जो भी टेम्परेरी स्ट्रक्चर होते हैं उनके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, 40%। ठीक है ना, टेम्परेरी स्ट्रक्चर। फर्नीचर एंड फिटिंग्स में एक ही ब्लॉक है, फर्नीचर फिटिंग, जितने भी तरह के फर्नीचर्स हैं, जितने भी तरह की फिटिंग्स हैं, इन सब के ऊपर सिंपल सा एक ब्लॉक इन्होंने डिफाइन किया, कितना परसेंट चार्ज होगा, 10%। बहुत सिंपल है, इसको दिमाग में सेट करना। बिल्डिंग वाला भी दिमाग में सेट हो जाता है, 5, 10, 40 तीन ही है। फर्नीचर फिटिंग्स एक ही है, 10% वाला डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी में थोड़ा कैटेगरीज बटे हुए हैं। प्लांट एंड मशीनरीज में देखिए सबसे पहले एक तो यहाँ पे 15%, पहले 40 और 30 इस तरीके से। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं 30% में कौन आता है। मोटर बसेस, मोटर लॉरीज, मोटर टैक्सीज यूज फॉर बिजनेस। जो गाड़ियां आप किसके लिए यूज कर रहे हो, बिजनेसेस के लिए, बिजनेस पर्पज के लिए। बुलेरो चलवा रहे हो, गाड़ियां चलवा रहे हो रोड पे, बसेस चल रही है रोड पे, तो वो सब जाहिर से कॉमर्शियल व्हीकल होती है। तो इन सब के ऊपर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, 30%। या फिर आप उसको भाड़े पे चला रहे हो, है ना, रनिंग ऑन हायर, कितना परसेंट चार्ज करना है, 30%। एरोप्लेन, स्पेसिफाइड पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स, तुम्हारे घर में भी एक पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगा हुआ है ना, कौन सा वाटर प्यूरिफायर, एक्वागार्ड, है ना, तो वो भी सर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है। आजकल लोग एयर प्यूरिफायर लगवा रहे हैं, सही है कि नहीं सही है, जाहिर सी बात है। तो ये सब पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स होते हैं। लोग फिर आपने एक तो चीज हर जगह देखा होगा, साइलेंसर, क्या हो रहा है, साइलेंसर हर गाड़ियों के अंदर लगा रहता है साउंड पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। तो दीज आर द पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स, है ना। और अगर देखा होगा जनरेटर के ऊपर एक लंबा सा पाइप लगा देते हैं ताकि धुआं ऊपर चला जाए, दैट इज ऑल्सो एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स, ठीक है ना। तो इन सब के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होता है, 40%। एनर्जी सेविंग डिवाइसेस, कोई भी एनर्जी सेविंग डिवाइसेस होंगी उनके ऊपर भी कितना चार्ज होगा, 40%। इफ यू वांट टू नो व्हाट इज दिस वन, कैन गूगल कि एनर्जी सेविंग डिवाइसेस में क्या क्या चीजें आती हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर्स इंक्लूडिंग द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इनके ऊपर भी डेप्रिसिएशन कितना है, 40%। ये इनकम टैक्स का अकाउंटिंग में याद है 60% के आसपास कुछ पड़ा था, 67 या समथिंग। नाउ बुक्स एंड पब्लिकेशंस, बुक्स के ऊपर, बुक्स भी एसेट होती है सर, बुक्स भी क्या होती है, एसेट होती है, उनके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होता है, 40%। बात समझिए, जो मैगजीन्स आती हैं हफ्ते हफ्ते वाली, वो तो तुरंत एक्सपायर, वो तो खर्चे में दिखाओ तुम,
लेकिन जो बुक्स नहीं होते, जैसे आपने देखा होगा जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, वकील होते हैं, पूरी बुक्स लाइन से पीछे, है ना, लाइन से पूरा बुक्स रखे रहते हैं, वो सारी बुक्स उनकी क्या होती है, एसेट। मेडिकल्स, मेडिकल में नहीं सब बुक्स पढ़ते हैं सर, जाहिर सी बात है, डॉक्टर वही तो पढ़ के डॉक्टर ही करते हैं, और नए नए मेडिसिन पे क्या रिसर्च हो रहा है सब वही तो देखने को मिलता है उन्हें। तो इन द सेंस क्या है, वो बुक्स उनके लिए क्या है, एसेट है। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, समझ गए कि नहीं समझ गए? तुम्हारी अकाउंटिंग की जो बुक होगी, अगर तुमने अकाउंट्स की कोई बुक खरीदी, उसके ऊपर 40% चार्ज होगा। इनकम टैक्स की बुक अगर खरीदोगे तो 40% चार्ज होगा, है ना, उसके ऊपर भी। लेकिन अगर ये इंडिया टुडे मंगा रहे हो, इसके ऊपर 100%। वो तो सर खर्चा है, क्या है वो, खर्च है। 7 दिन की तो होती है, एक हफ्ते, हर हफ्ते आती है ना इंडिया टुडे। नाउ नेक्स्ट, अदर्स। सर इसके अलावा, सर एसी का आप नहीं बताएं, फैन का नहीं बताएं, बात समझे। और सर जो हम लोग अपना बाइक यूज करते हैं उसका भी नहीं बताएं आप। तो जो भी चीजें यहाँ नहीं दिखी हैं उन सब के ऊपर सिंपल सा रेट क्या चार्ज कर देना, 15%। गेटिंग माई पॉइंट? ऐसी मशीनें जो यहाँ नहीं दिख रही हैं या नहीं कवर हो रही हैं, तो आप उनके ऊपर सीधा सीधा कितना परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। क्लियर? नाउ शिप्स की बात हो रही है। शिप्स समझते हैं सब लोग, ओशियन गोइंग शिप्स, वेसल, स्पीड बोट, इनके ऊपर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है, 20%। ऑल इंटेंजिबल एसेट्स आर कवर्ड अंडर 25% डेप्रिसिएशन। दिस इज द डेप्रिसिएशन चार्ट ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है ना? तो इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन चार्ट है, वी नीड टू फॉलो इट, हमें इसको फॉलो करना होता है। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत? तो हमें ये समझ में आया कि सर जी डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग लॉ में अलग है और इनकम टैक्स का अलग है। अगर हम इनकम टैक्स किसी का कैलकुलेट करेंगे, वी नीड टू चार्ज डेप्रिसिएशन लाइक दिस, एंड इस रेट के अकॉर्डिंगली चार्ज करना होगा। कहाँ लिखा है? अरे वही है, जिस नाम से भी जाने जाते हो, जिस भी नाम से जाने जाते हो, अगर वो इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, वो हो सकता है किसी और भी नाम से जाने जाते हो। जैसे कुछ के नाम तो क्लियर हो गया, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब है, कुछ और भी हो सकता है इस तरह से, फ्रेंचाइजी वेंचाइजी टाइप की कोई चीज भी हो सकती है। तो उन सब के ऊपर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, 25%। इंटेंजिबल एसेट सिंपल है, 25। ठीक है, बस वो इंटेंजिबल होना चाहिए। लगभग सब तो है, हम लोग पढ़ ही रखे हैं। यहाँ पे एक चीज नहीं मेंशन किया, लीज। लीज नहीं ना मेंशन किया, तो लीज नो में हुआ गया लीज, तो लीज में आपका हो गया 25%। नाउ नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन, न्यू डेप्रिसिएशन रेट। सर ये क्या है सर, न्यू डेप्रिसिएशन रेट? तो इसको मैं नहीं कवर कर रहा हूँ, ये सिर्फ इतने समय के लिए था, इसलिए मैं इसको नहीं कवर कर रहा हूँ। बाकी इनके ऊपर कवर कर लेते। ये जो रेट जो था ना 30%, आपको पता है 23rd डे ऑफ द अगस्त 2019 बट 1st ऑफ द अप्रैल 2000 इज पुट टू यूज बिफोर 1st अप्रैल 2020। याद है कोविड का समय था, उस टाइम पे जो गाड़ियां जो खरीदी थी लोगों ने, तो उनके ऊपर 30 की जगह पे गवर्नमेंट ने बोला चलो ठीक है, आप क्या करो 45 डिप्रिसिएशन चार्ज कर लो। इससे क्या होगा, खर्चे ज्यादा होंगे, प्रॉफिट कम होगी, टैक्स थोड़ा कम तुम्हें देना पड़ेगा। क्योंकि कोविड के समय पे सबको पता है रेवेन्यू सबको कम हो रही थी, कहीं लोग कुछ इनकम थी ही नहीं, कहां से वो देते हैं टैक्स। नेक्स्ट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन यूज ऑफ एसेट। यहाँ पे डेप्रिसिएशन किस आधार पे चार्ज होता है, यूज ऑफ एसेट के ऊपर। किसके ऊपर? जैसे याद है अकाउंटिंग में पढ़ा, 3 महीना डेप्रिसिएशन, 3 महीना यूज हुआ, 3 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो। 9 मंथ्स यूज हुआ है, 9 मंथ्स का 9/12 करते थे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई मशीन, कोई भी चीज अगर 180 दिन या उससे ज्यादा यूज हुआ है, कितने दिन, 180 दिन भी यूज हो गई, 180 दिन या उससे ज्यादा यूज हुआ है, तो उसके ऊपर फुल रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करो। 9/12 ये सब करने की जरूरत नहीं है। कोई मशीन का यूज हो गया, सपोज 200 दिन हो गया, उसके ऊपर फुल रेट मतलब 15%, पूरा 15% चार्ज कर दो। और अगर 180 दिन से कम यूज हुआ है तो हाफ रेट से चार्ज करना, यानी 15% डेप्रिसिएशन रेट है तो 7.5% चार्ज कर दो। सीधा सीधा, बहुत सिंपल केस है। तो ये किस साल होगा, ये सिर्फ और सिर्फ होगा 1st ईयर ऑफ एक्विजिशन ही तो हो सकता है ना। कोई भी मशीन जिस साल खरीदोगे उसी साल ऐसा देखने को आपको होगा, देखना पड़ेगा कि 6 महीने से ज्यादा यूज हुआ, 6 महीने से कम। जैसे आपने कोई मशीन 1 जुलाई को खरीदी, जुलाई में खरीदी, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सर 180 दिन से ज्यादा है कि 180 दिन से कम हुआ? 9 मंथ्स हो गया सर, 180 दिन से ज्यादा हो गया, फुल रेट से चार्ज करो। लेकिन कोई मशीन तुमने जनवरी में खरीदी है, कब खरीदी,
तो 3 महीना ही तो यूज हुआ, जनवरी फरवरी मार्च। 180 दिन से ज्यादा हुआ कि कम? 180 दिन से कम हुआ, तो उसके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो भी होगा उसको हाफ कर लेना, आधा कर लेना। गेटिंग माई पॉइंट? ये पॉइंट समझ में आया? तो ये तो 180 दिन या ज्यादा होगा तो फुल रेट से चार्ज करना, 180 दिन से लेस देन होगा तभी तुम क्या करना, हाफ रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करना। ये पॉइंट लिखा गया। नाउ सब्सिक्वेंट, अगले साल तो भाई वो पूरे साल ही यूज होगी। क्यों? अगले साल से तो हर पूरे साल इंटायर पीरियड के लिए यूज होने वाली है। तो आपको 180 दिन से ज्यादा कम कब देखना होता है? जिस साल वो मशीन क्या की जाती है, खरीदी जाती है, सिर्फ उसी साल। अब एक लास्ट चीज, आई थिंक यहाँ पे मेंशन नहीं है क्या? यहाँ पे मेंशन है, ठीक। एडिशनल डेप्रिसिएशन। अच्छा, तुमको अगर मैं कहूं कि डेप्रिसिएशन जो है उसमें और डेप्रिसिएशन दिखाने का मौका तुम्हें मिले, तो तुम क्या और डेप्रिसिएशन दिखाना चाहोगे? हम्म तुमको अगर कहा जाए कि एडिशनल डेप्रिसिएशन, नॉर्मल जो डेप्रिसिएशन रेट है मान लो 25% 30% है, तो 30% के अलावा और डेप्रिसिएशन दिखाने का मौका है, तो क्या और डेप्रिसिएशन दिखाना चाहोगे कि नहीं दिखाना चाहोगे? दिखाना चाहोगे? बोलो। 30 है, हम कहते हैं 20 और दिखा सकते हो, 50% डेप्रिसिएशन दिखा सकते हो, तो दिखाना चाहोगे कि नहीं दिखाना चाहोगे? और डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, तो क्या तुम उसको एक्सरसाइज करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे? इससे तुम्हें फायदा होगा कि नुकसान? पहले ये सोचो ना दोस्तों, तब ना डिसीजन लोगे। अब बताओ, और डेप्रिसिएशन दिखाओगे तो उससे तुम्हें, उसे एसएससी को फायदा है कि नुकसान? और डेप्रिसिएशन दिखाओगे तो तुम्हारी प्रॉफिट और कम होगी। खर्चे में ना दिखता है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या है? खर्चा है। और डेप्रिसिएशन दिखाने का मौका मिल रहा है, यानी और खर्चा दिखाने का मौका मिल रहा है। और खर्चा होगा तो तुम्हारी प्रॉफिट क्या होगी? कम। कम होगी तो तुम्हें टैक्स क्या देना होगा? कम। तो हर एक एसएससी एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहता है, और गवर्नमेंट ने भी ऑप्शन दिया है, अपॉर्चुनिटी दी है कि ठीक है सर, आप 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। कितना परसेंट? सामने लिखा है ना, हाईलाइट कर रहे हैं। 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर सकते हो, है ना? यानी अगर 30 है तो 50 चार्ज कर लेना, 50 40 है तो 60% डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो। लेकिन सिर्फ किस साल? जिस साल तुमने मशीन खरीदी होगी, जिस साल तुमने मशीन खरीदी होगी। लेकिन इसके लिए शर्त है, इसके लिए 3 शर्तें हैं जिसको कंप्लीट करना होगा। पहला नंबर, आप मैन्युफैक्चरर होने चाहिए। एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ कौन क्लेम करेगा? एक मैन्युफैक्चरर क्लेम कर सकता है। दूसरा नंबर, किस केस में? एक नई मशीन खरीदने के केस में, सिर्फ और सिर्फ नई मशीन, सेकेंड हैंड मशीनरी खरीद रहे हो, यू कैन नॉट चार्ज डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते हो। क्लियर है? नाउ द थर्ड थिंग इज, आपने वो मशीन कब खरीदा हो? 1 अप्रैल 2000 लिखा है, 1 अप्रैल 2015 या उसके बाद, ऑन और आफ्टर। आपने वो मशीन कब खरीदी हो? 1 अप्रैल 2015 या उसके बाद खरीदी हुई, तब आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो एडिशनल 20%। ठीक है? आप मैन्युफैक्चरर नहीं, आप ट्रेडर है, आप मशीन खरीद रहे हो, सर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला। एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ कौन क्लेम कर सकता है? मैन्युफैक्चरर, वो भी नई प्लांट मशीनरी खरीदने के केस में। वो भी कब खरीदी गई हो? 1 अप्रैल 2015 या उसके बाद। तो आप 20%, सर ऐसा क्यों, इनको क्यों एडिशनल डेप्रिसिएशन क्यों दिखाना? क्योंकि आपको पता है मैन्युफैक्चरर वो बड़ा पैसा ज्यादा लगता है उसका, तो ज्यादा उस समय लग रहा है भाई नया स्टैब्लिश कर रहा है, कोई नई मशीन खरीद रहा है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है, और उसमें उसका पैसा ज्यादा लगेगा उस साल, तो उससे ज्यादा टैक्स लेने में फायदा नहीं है। उसको थोड़ा टैक्स में रिलीफ दो, क्योंकि वो आगे और अच्छा इनकम कमाने वाला है, कमाएगा तो आपको और टैक्स देगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो उसको रिलीफ देने के लिए कि आप चलो और डेप्रिसिएशन दिखा दो। कितना परसेंट एडिशनल? 20%। अब अगर 180 दिन से कम मशीन यूज हुआ हो, जिस साल खरीदे उस साल भाई जनवरी में खरीदे तो 180 दिन से कम नहीं यूज होगा, तो ऐसा करना, तब 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करना, उसका भी हाफ कर लेना। ठीक है? और अगर 180 दिन से ज्यादा खरीद यूज हुआ है तो क्या करना, तो पूरा 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। यानी एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए भी सेम पॉइंट है कि 20 कटेगा कि 10% कटेगा, वो इसके ऊपर डिपेंड है, कितने दिन के ऊपर? 180 दिन। क्लियर? ये एडिशनल डेप्रिसिएशन कुछ स्टेट्स के लिए अधिक है, नॉट 20% है। कुछ स्टेट्स के लिए इसका रेट कितना सेट किया गया है? 20 की जगह पे 35। वो कौन कौन से स्टेट है? आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना में,
क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है इन सब जगहों पे मैन्युफैक्चरर्स जाएं, वहाँ फैक्ट्री खोलें, मशीनें लगाएं। तो जब वहां मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फैक्ट्री खोलेगी तो उनको रिलीफ देना है ना, तो वहां पे ना 20 नहीं 35% एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम करने का मौका मिलता है। 40 की जगह तुम कितना सीधे चार्ज करो, अगर 40% है 35% और चार्ज कर लो, यानी लगभग जो तुमने मशीन में खर्चा किया, ऐसे समझो ना, जो मशीन मान लो 1 लाख की तुमने खरीदी, तुम उसी साल 75,000 रुपए कितना दिखा सकते हो, खर्च में दिखा सकते हो। क्यों? इससे फायदा होगा ना तुम्हें, प्रॉफिट तुम्हारी कम हो जाएगी और तुम्हें कम प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो एडिशनल डेप्रिसिएशन सब क्लेम करना चाहते हैं, लेकिन ये मिलता है सिर्फ किसको है? मैन्युफैक्चरर को। वो भी किस केस में? नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए, पुरानी नहीं। सो दैट्स इट। बस इस पे जो प्रैक्टिकल्स है कि ये डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज हो रहा है, विल डिस्कस टुमारो, नॉट टुडे। कंसेप्ट समझ में आया? पहला तो हमने देखो 2 चीज आज कवर किया। पहला, कंपुटेशन ऑफ पीजीबीपी कैसे करना है हमें, डिसअलाउड अलाउड एक्सपेंस क्या होते हैं, इनको पहले समझना है। हमें किसको ढूंढना है? डिसअलाउड एक्सपेंसेस को। दूसरा नंबर, डेप्रिसिएशन का रूल समझ में आया कि इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडी मेथड से चलता है, एसएलएम मेथड से नहीं। दूसरा, यहाँ पे कोई ये नहीं है 9, 10, 15 महीना ये सब कुछ नहीं करना, सीधा सीधा 180 दिन से या उससे ज्यादा यूज हुआ तो फुल रेट से चार्ज करो, उससे कम हुआ सीधे हाफ रेट। कितना आसान है। सबको तो मैक्सिमम लोग तो 10% करते, फिर 9/12, 3/12 उसी में दिक्कत होती थी। सही है ना? तो या तो एकदम वो क्लियर ही कर दिया, लो और आसान कर लो। और हाँ, और एडिशनल डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एडिशनल डेप्रिसिएशन अभी पढ़ा आपने। ब्लॉक ऑफ एसेट समझ में आया, ग्रुप ऑफ एसेट ऑन विच सिमिलर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड। क्लियर? So that's it for today's lecture. The rest of the part we'll learn tomorrow.